तो आज हम शुरू करते हैं रिवीजन मोड चैप्टर 2 का अम्ल क्षार लवण कक्षा 10 एनसीईआरटी से नया जो सिलेबस है उसके हिसाब से। तो काम काम की चीज़ें पढ़ लेते हैं, मेन चीज़ें। बाकी बड़ी चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, तो मेन चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, मेन चीज़ आती है, सबसे पहला आता है आपके सूचक। ठीक है, सूचक सूचक का मतलब ये है कि भाई हम कोई पदार्थ अम्ल की क्षार है लवण, उसको हम कैसे पहचाने वो सब। तो इसमें भी कई प्रकार के सूचक होते हैं, पर हम मेन चीज़ देखेंगे। पहला होता है आपका लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस पेपर जो होता है ना, वो यदि अम्ल में आप डालोगे ना, तो लाल जो अम्ल में डालोगे तो लाल रंग का हो जाएगा, और क्षार में डालोगे तो भाई साहब नीला रंग का हो जाएगा। सिंपल नॉर्मल बात है। फिनोल्फथैलीन है, अम्ल के अंदर डालोगे रंगहीन रहेगा, मतलब उसका रंग ही गायब एक तरीके से बोले तो। ठीक है, और जैसे आप उसको क्षार में डालोगे भाई साहब गुलाबी हो जाएगा। ठीक है भैया। मेथिल ऑरेंज है, वो क्षार सॉरी अम्ल में डालोगे तो आप वो लाल हो जाएगा, और जैसे आप क्षार में डालोगे भाई साहब पीला हो जाएगा। ठीक, ओके। ये तो नॉर्मल जो अपने होते हैं सूचक। गंधीय सूचक का मतलब उनकी जो स्मेल है, गंध है, वो बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन है, प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है। इनको जैसे आप अम्लीय क्षार में डालोगे तो इनकी गंध अलग अलग हो जाएगी। अब डिटेल में हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है सब। ठीक है, थोड़ा आगे चले हम। हाँ, तो अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो देखो, समझने की कोशिश करने एक बार। पेन बदल लेता हूँ थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। देखो, अम्ल जो होते हैं, एक क्वेश्चन मतलब बनने की संभावना यहाँ से होती है। अम्ल जो होते हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या कौन सी गैस देते हैं, तो कौन सी देते हैं, हाइड्रोजन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस देते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करके। ठीक है साहब। फिर दूसरी बात, ये ही जो अम्ल है वो क्षारों के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, लवण और जल बनाएंगे। तीसरी बात, अम्ल धातु जो कार्बोनेट होते हैं, धातु के कार्बोनेट होते हैं, उनके साथ यदि क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो भाई साहब सीधी बात है, ये लवण रहा आपके, और CO2 बनेगी और जल भी बनेगा। ये तीन चीजें बनेंगी। ठीक है, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करेगा कौन, अम्ल, तो लवण भी बनेगा, CO2 गैस भी बनेगी, और जल तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो। गैस परीक्षण ट्रिक्स अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। कई बार यहाँ से इनके मतलब चित्र पूछ लेता भाई साहब, राजस्थान बोर्ड अपना कुछ मतलब, समझ रहे हो। देखो, मान लो कोई आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही। सीधी बात है, जब भी किसी प्रैक्टिकल में हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो पॉपअप की ध्वनि करेगी। उसके पास आप जब मोमबत्ती ले जाओगे ना, जलती हुई मोमबत्ती, तीली, मतलब कोई भी जलती हुई चीज़ ले जाओ, तो कैसे साउंड निकलेगी, पॉपअप की, पिट पिट इस टाइप में करेगी। प्रैक्टिकल क्या है, एक स्टैंड है, उसमें आपने टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, टेस्ट ट्यूब में जिंक के दाने डाल रखे हैं, और यहाँ पर एक सोप बिलियन है, साबुन का मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूशन है, बिलियन है साबुन का। ठीक है, उसमें जैसे ये गैस बन के इसमें आएगी, तो आप इसके पास में मोमबत्ती ले जाओगे तो कैसी साउंड करेगी, पॉपअप की साउंड करेगी। ठीक है, तो ये है इसका, तो ये हो गया। ठीक, तो पॉपअप की साउंड कौन सी गैस के लिए होती है, हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, पॉपअप की साउंड, कब, जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते तब। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 गैस की पहचान। क्या पहचान है, चूने का जो पानी है उसका रंग कैसा कर देती है भाई साहब, दूधिया कर देती है। बिल्कुल, कौन कर देती है, CO2। ध्यान रखना, CO2 गैस चूने का जो पानी होता है ना, उसका रंग उसका जो रंग होता है उसको कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है, मतलब सफेद सफेद सा कर देती है। अब एक ये जो तमाशा है वो होता है कैसे, वो थोड़ा समझने का प्रयास करने एक बार। इसमें आपने CO2 डाल दी, बिल्कुल सही बात है। जैसे CO2 डाली तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, श्वेत अवक्षेप है, और जल बगल में निकलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, श्वेत अवक्षेप। ठीक, सफेद रंग, सफेद सफेद हो जाएगा। कौन है ये? जो आया है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 की क्रिया करवाने पर क्या क्या बनता है, तो समझो कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका जल निकल गया। ठीक है, और एक और चीज, अधिक CO2 डालें, यदि ज़्यादा CO2 मिला देते हैं तो वापस जो विलयन का रंग है वापस से वो साफ हो जाता है। मतलब एक लिमिट में ही वो चूने के पानी को दूधिया कर पाएगी। ज़्यादा CO2 घोल दी तो भाई साहब वापस से पानी कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उदासीनीकरण पर। ठीक है, सीधी बात, उदासीन हो जाएगी चीज़ें, न्यूट्रल हो जाएगी बिल्कुल। तो अम्ल और क्षार दोनों मिला दो, तो भाई साहब अम्ल क्षार दोनों मिल गए तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे अपन नमक खाते हैं ना, लवण मतलब नमक की तरह होते हैं एक तरीके से। ठीक है, वही है। तो अम्ल और क्षार मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा, फिक्स है, जल बनेगा। ये दो चीज़ फिक्स है। ठीक है, अम्ल क्षार दोनों को मिलाने पर लवण और जल बनेगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा ठीक, ये तो बात समझ आई। अब जब किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। अब वो ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड भी हो सकते हैं और अधात्विक ऑक्साइड भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, क्या मतलब है, देखो ऐसा थोड़ा ध्यान में रखो कि जो अधातु, देखो
अधात्विक ऑक्साइड है ना, अधातु मतलब अधातु के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? अम्लीय। थोड़ा ट्रिक याद रख लो, ऐसे अधातु और ऐसे ही अम्लीय। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? हमेशा अम्लीय होते हैं। ठीक है, कारण क्या है? क्षार के साथ लवण और जल बनाते हैं, इसका कारण ये है। कैसे मतलब है भाई? अधातु कैसी होती है? अम्लीय होती है। समझ रहे हो? अधातु कैसी होती है? अम्लीय होती है। जब अम्लीय होती है अधातु तो क्षारक के साथ क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, इस वजह से क्षार कहलाए। ठीक, वापस हम आते हैं फिर धात्विक ऑक्साइड। तब ये दिमाग लगाओ, यदि अधात्विक चीज है वो अम्लीय है तो फिर धात्विक कैसी हो जाएगी? अपने आप ही क्षारीय। थोड़ा ध्यान रखना, अधातु से अम्ल याद रखो, मतलब ऑक्साइड है ना। और एक और काम की चीज ये है कि धात्विक कैसे होते हैं? क्षारीय, और अधात्विक अम्लीय। थोड़ा ध्यान भी रख लो, वैसे भी अधात्विक अम्लीय ऐसे। ठीक है, चलो अब थोड़ा जल का जादू देख लेते हैं हम। तो जल के बिना पहली बात तो हाइड्रोजन आयन को आप अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, जल जो होता है, देखो अम्ल का, हम जल के द्वारा हम अम्ल का पता लगा सकते हैं, क्षारक का पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो, यदि आपने अम्ल जो है उसको जल में डाल दिया एक तरीके से मान लो, तो वो जो अम्ल है वो कौन सा आयन देंगे? एक तो H प्लस आयन देगा या फिर वो H3O प्लस आयन देगा। ठीक, ध्यान रखना, अम्ल देगा H प्लस आयन, और क्षारक जो होता है वो जल में घुलने पर क्या देगा? OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है, चलो इतनी सी बात है। ध्यान में रख लो थोड़ा सा कि अम्ल जो है वो H प्लस देता है और क्षारक जो होता है जल में वो H माइनस देता है। बस इतनी सी बात है। फिर दूसरी बात क्या? ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही। इसमें ग्लूकोज में और आपके एल्कोहल में, दारू नहीं, दारू बात नहीं कर रहा, दारू छोड़ो फिलहाल। जो H प्लस है, मतलब कि H तो होता है, हाइड्रोजन तो होता है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन मिलेगा और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन मिलेगा, पर दिक्कत यह है कि वो जो हाइड्रोजन होता है वो आयन नहीं बनाता। जब आयन नहीं बनाएगा तो बिजली दौड़ेगी नहीं, क्योंकि बिजली आयन से ही दौड़ती है, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने जैसे मान लो डब्बा है, थोड़ी देर के लिए डब्बे को याद, इस डब्बे को थोड़ा ध्यान में रखो, बाकी चीज छोड़ो, फिर डब्बा याद रखो। डब्बे में आपने 2 तार डाले और उसमें आपने या तो ग्लूकोज डाल दिया फिर अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, अब आप उसमें 2 तार लगा रहे हैं पर तार मिला नहीं रखे आपने, तो बल्ब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चालक नहीं है ये दारू और अल्कोहल। क्यों नहीं है? क्योंकि H तो है पर आयन वाला नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। क्वेश्चन आया कि ग्लूकोज और अल्कोहल में 2 तारों को लगाने पर क्या वो चालन, मतलब चालक बनेगा? वो जो अल्कोहल और ग्लूकोज है वो चालक बनेगा? वो नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयन नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देख समझने की कोशिश करना। ये 6 वोल्ट की बैटरी ले रखी है, ठीक है भैया, और ये लोहे के कीले हैं ये, और ये रबर का कोक है। बस लगा दिया इसने सेटअप। अब इसमें अलग अलग बिलियन डाल के आप चेक कर सकते हो कौन तो चालक है कौन को चालक है। ठीक है, हाँ भाई, ध्यान रखना बिजली आयन से ही चलती है। अच्छा, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ है। देखो, हर कोई पदार्थ जो होता है ना, मतलब हर कोई जो क्षारक होता है ना वो क्षार नहीं होता। पहली बात, मेरी बात समझना, हर कोई क्षारक जो होता है वो क्षार नहीं होता, सिर्फ उन्हीं को कहते हैं, वही क्षारक क्षार कहलाते हैं जो जल में घुल जाएं। ठीक है, हाँ, तो अब हम थोड़ा यहाँ पे तनुकरण बोले तो धमाका कर लेते हैं। धमाका मतलब क्या? सुनो, देखो तनुकरण का मतलब है कोई चीज़ की पावर को थोड़ा कम कर देना। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे मान लो किसी कप में या बीकर में आपने पानी ले रखा है। ठीक है, पानी मत मानो, ऐसा करो आप कोल्ड ड्रिंक मान लो, आपने कोई पेप्सी ले रखी है मान लो। अब पेप्सी ठीक है अपनी जगह पे, कोई बात नहीं, वो जैसी है वैसी है, पर जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाते जाओगे वो और तनुकृत होती जाएगी, तनुकरण उसका होता जाएगा, मतलब उसकी जो पेप्सी की जो पावर एक तरीके से वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और पानी ज़्यादा होता जाएगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एक शब्द होता है सांद्र। सांद्र का मतलब जो चीज़ वैसी है वैसी शुद्ध रूप में है, और तनुकरण का मतलब होता है उस सांद्र को हम कोई और चीज़ मिलाकर उसकी पावर को हम कम कर रहे हैं। इतनी सी बात है। आप सुनो काम की बात। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अम्ल क्षार ही था हमारा तो। ठीक, अब सुनो। हाँ, तो हम तो पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार। तो भाई सुनो काम की बात, देखो हमारे पास जल है, ठीक है, हमारे पास जल है। अब जल में हमको अम्ल मिलाना चाहिए कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए? कहोगे ये क्या तमाशा है? अरे भाई सुनो मेरी बात, देखो गलत तरीका क्या है। यदि आप सांद्र अम्ल मान लें, शुद्ध अम्ल है, तो अम्ल है आप जल मिला रहे हो, मतलब अम्ल पहले से भरा है उसमें आप ऊपर से जल मिला रहे हो, तो ये खतरनाक है। ठीक है, परंतु आप पहले से आपके पास में क्या है? जल है, और जल में धीरे धीरे टपके 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 आप क्या मिला रहे हो? टिप टाप टप, मतलब समझ रहे हो ना? ये जो क्या मिला रहे हो आप, इसमें आप मिला रहे हो धीरे धीरे अम्ल मिला रहे हो। मतलब ये हुआ मेरा कहने का कि आप यहाँ पे क्या भरा है? जल। जल में आप अम्ल मिला सकते हो, पर यहाँ पे अम्ल है तो आप डायरेक्ट जल नहीं डाल सकते, ब्लास्ट कर जाएगा वरना ये। समझ रहे हो आप? ये जो मिलाते हैं ना हम यहाँ पे धीरे धीरे, जो मतलब कि जल और अम्ल को हम मिक्स करते हैं, मेरी बात समझना, जल और अम्ल को हम मिक्स करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी का सीधा मतलब क्या है? इसमें ऊष्मा निकलेगी,
तभी तो कह रहा हूँ ब्लास्ट हो जाएगा, ऊष्मा निकलेगी इसमें, पहले चैप्टर में पढ़ा था, है ना? और मिश्रण जो है मतलब जो मिलाया रखा है हमने वो छिलक के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा और काँच टूट जाएगा। हो सकता है 2-4 काँच आपके मुँह को भी थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत कर दे, तो वो भी एक दिक्कत ही है ना? ज़रा सावधान। पर आजकल प्रयोग करवाते कौन है लैब में? ठीक, आगे हम बात करते हैं पीएच लेवल की, पीएच स्केल। चलो भाई साहब, पहली बात, सोरेनसन ने दिया था, हमने चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है? हाँ, सोरेनसन नाम का एक रासायनिक वैज्ञानिक था, तो भाई उसने दिया था ये पी का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी मानते हैं कई बार, पर यहाँ पे पी का सीधा मतलब क्या है, पुषांश है, और पुषांश को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सीधी बात है, पीएच स्केल हाइड्रोजन के लेवल पर चलता है, हाइड्रोजन का आधार पर, ठीक। हाँ, काम क्या आता है, अम्ल और क्षार और लवण, इन तीनों को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है बोले तो। अब सुनो, पहली बात तो इसमें कहाँ से कहाँ तक होता है रेंज, इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक की, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ तक की होती है, 0 से 14 तक की। बीच में कौन होता है, उदासीन, ना तो अम्ल ना क्षार। इधर की साइड को हम बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, तो इसकी पावर बढ़ती जाती है, घटती नहीं है, ध्यान रखना। अम्ल की पावर बढ़ती है इधर की साइड, ठीक है, अम्ल की पावर बढ़ती है। उधर की साइड बढ़ते हैं तो क्षार की पावर बढ़ती है। समझ रहे हो? मैं पूछूं तुमसे कि भाई छः किसी किसी पदार्थ का पीएच लेवल 6 है और किसी का 2 है, तो बताओ खतरनाक कौन सा ज़्यादा? तो 6 वाला कम खतरनाक है, 2 वाला ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इधर बढ़ेंगे तो पीएच स्केल बढ़ता है, लेवल बढ़ता है। देखो जठर रसी है, इतना खतरनाक होता है कि ब्लड को भी आपके पेट में पचा सकता है भाई साहब, समझ रहे हो? और उधर की साइड जाए तो उधर की साइड तो आपको दिख ही रहा है कि भैया धीरे धीरे और क्षारीय होगा। अब 2-4 पदार्थों के नाम हम याद में रख लेते हैं, कौन कौन से मेन मेन पदार्थ हैं। जठर रस का पीएच 1.2, ठीक। नींबू का रस कौन है, 2.2, ये तगड़ा ही है ना? और शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच होता है उदासीन होता है। रक्त का तो ज़्यादा होता है, 7.4 के आसपास होता है रक्त का, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच कितना, 0 सॉरी 7 होता है, और रक्त का 7.4 के आसपास होता है, समझ रहे हो? 0 का मतलब तो बहुत खतरनाक है, 0 तो होना ही मुश्किल है ना? और उधर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ये भी क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्षारीय है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए एक चीज़ और समझा दूँ आपको, यहाँ से मान लो किसी के पेट में अम्लीयत हो गई है, बोले तो एसिडिटी हो गई है, पेट फूल गया भाई का, ठीक। तो इस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या देंगे उसको, क्षार देंगे। क्षार बोले तो आप कौन देंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ रहे हो बात? बस इतनी सी बात है, मेन चीज। हाँ, तो अब हम देखते हैं पीएच स्केल का क्या महत्व है, मतलब क्या क्या भाई साहब काम आता है, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ है। समझ रहे हो बात को? देखो पहली बात, पेट हमारा एचसीएल होता है, सिंपल सी बात है, खाना पचाने का काम आता है, ओके। ज्यादा हो गया भाई साहब, बोले तो एसिडिटी हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए फिर हमको, मान लो किसी को एसिडिटी हो गई है, तो एंटासिड दे दो, उसको खिला दो, बोले तो मेल को फेंगनी से खिला दो उसको, सिंपल सी बात है। दुर्बल ले लेना, प्रबल मत दे देना, वरना निपट जाएगा, ठीक है। हाँ, हमारा जो पीएच की जो वैल्यू, मुंह का पीएच है, मुंह भाई मुंह भी अम्लीय होता है, ध्यान रखना, मुंह भी अम्लीय ही होता है। तो मुंह का जो पीएच है, ठीक है, वो 5.5 के आसपास या उससे ऊपर होना चाहिए। 5.5 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तब तो ठीक है मामला। जैसे ही मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गया, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, 5 पॉइंट मतलब कि इधर की साइड आने पर घटता है। 5.5 से नीचे गया तो इतना तगड़ी हालत हो जाएगी मुंह की कि हमारे जो दांत है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। दांत, तो भाई साहब दांत खराब होने लग गए हैं 5.5 से कम आने पर मुंह का पीएच। तो क्या करें? कुछ नहीं भाई साहब, क्षारीय पदार्थ का दंत मंजन करो, सिंपल, ठीक, हटाओ। फिर दूसरी बात, मधुमक्खी, मधुमक्खी भी काटती है, नेटल का डंक भी होता है, नेटल वो जो पौधा होता है उसका, ठीक है। ये जो मधुमक्खी नेटल का जो डंक है भाई साहब, इसमें मेथनोइक एसिड होता है, समझने की कोशिश करना, मेथनोइक एसिड होता है इसमें, प्राइमरली मेथनोइक एसिड होता है, इससे जलन वगैरह हो जाती है यदि काट खाए तो, मधुमक्खियाँ कई बार काटती है ना? तो क्या करना चाहिए फिर, बेकिंग सोडा चिपका दो, या फिर क्या करें हम, डाक के पौधे की पत्ती रगड़ो। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, मधुमक्खी काट खाई तो बेकिंग सोडा लगा दो, है ना? नेटल का डंक मतलब जो नेटल पौधा है उसका डंक आपको मतलब लग गया, कांटे लग गए, तो क्या करो आप, डाक पौधे की पत्तियाँ रगड़ लो, तो नेटर के पौधे के पास से डाक की पत्तियाँ मिल जाती हैं जंगल में। तो वही बात है, ठीक है। डिटेल्स में हम चैप्टर पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, अब तो शॉर्ट ही सारी। अब बात करते हैं प्रकृति में अम्ल कीट वगैरह ये क्या क्या बात है, तो सुनो थोड़ा ध्यान में, एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है तो देख लो एक बार थोड़ा सा। देखो, सिरके में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, सिरके को एसिटिक अम्ल कहते हैं। नींबू संतरा खट्टी टाइप की चीजें हैं, सिट्रिक अम्ल मिलता है इनमें, है ना? खट्टा खट्टा सिट्रिक, है ना, समझ रहे हो? इमली में टार्टरिक, अब इमली भी खट्टी होती है होने को, तो पर इसमें टार्टरिक मिलता है, थोड़ा ध्यान में रखो। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। दूध या खट्टा दूध हो या फिर दही हो, लैक्टिक, और दूध में समझ रहे हो, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को। चींटी या नेटल का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है, मेथनोइक एसिड मिलता है। मेन चीज है, बाकी बहुत सारे पर मेन चीजें यही थी, थोड़ा ध्यान में रख लें चीजों। अब बात करते हैं लवणों का परिवार है, क्या मतलब इसका मतलब ये है, सुनो। आपके पास मान लो पावरफुल अम्ल है और पावरफुली क्षारक है,
दोनों सेम पावर के हैं भाई साहब, उदासीन मैटर जो आएगा ना, पर मतलब कि तगड़े वाले अम्ल को और तगड़े वाले क्षारक को मिलाओगे तो आप क्या मिलेगा, उदासीन लवण मिलेगा। लवण तो हमेशा मिलेगा भाई, अम्ल क्षार मिलाते हैं तो लवण ही मिलते हैं, पर कोई कैसा होता है वो देखते हैं। तो दोनों ही प्रबल है, दोनों एक जैसे हैं तो उदासीन मिलेगा। पर एक प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, मान लो अम्ल तो पावरफुल है और दुर्बल क्षारक पड़ गया, क्षारक कमजोर पड़ गया, तो लवण जो बनेगा भाई साहब कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। तो अम्लीय बनेगा तो पीएच का लेवल कैसा हो जाएगा, 7 से नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो ना, थोड़ी देर पहले पढ़ी हमने। ऐसे कैसे क्या है, मान लो अम्ल पड़ गया, कमजोर पड़ गया, दुर्बल पड़ गया बेचारा, है ना, और क्षारक जो भाई साहब तगड़ा बड़ा पड़ गया, तो जो लवण होगा वो कैसा बनेगा, हमेशा क्षारक के बनेगा। मतलब सीधी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, जो प्रबल होगा लवण की प्रकृति वैसी होगी, मतलब अम्ल प्रबल है तो लवण अम्ल है ना, और क्षार प्रबल है तो क्षारक ही लवण, और क्या है। अब यहाँ तक आप पहुंचे हो तो थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो वगैरह जो करना करो। फीडबैक कोई बात हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया भाई साहब क्या है, पहली बात उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, देख सुनो। जो सोडियम क्लोराइड होता है, बोले तो हमारा खाने का नमक होता है, उसमें आप जल घोल दो, मतलब एक कटोरा ला, कटोरे में आप नमक का घोल ले लो, एक तरीके से पानी मिला दो, ठीक, उसको कहते हैं ब्राइन। ब्राइन में आप विद्युत धारा डाली, है ना, विद्युत प्रवाहित की। अब खम्भे से तो लगा मत देना, मतलब बैटरी वगैरह यूज करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, खम्भे से लगा तो उड़ जाओगे फिर साथ साथ। समझ रहे हो। हाँ, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो देखो सुनो, कैथोड टर्मिनल है, एक एनोड टर्मिनल है। तो कैथोड टर्मिनल है, उस पे एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। सीधी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड टर्मिनल पे, ठीक है। और क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड टर्मिनल पे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या मतलब इसका। तो सुनो, इस पूरी कहानी में एक तो देखो दो चीजें आ रही है, एक तो क्लोरीन गैस उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है, क्लोरीन गैस उत्पन्न हो रही है। और एक यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है ये पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, बात समझने की कोशिश करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा क्या है, क्षार है। कास्टिक सोडा क्या है, क्षार है ना। और एक क्या हो रही है उत्पन्न यहाँ पे, क्लोरीन हो रही है। मतलब कैथोड पे तो क्षार है, एनोड पे क्लोरीन। तो इसी वजह से इसको क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो मतलब क्लोरीन, और क्षार का मतलब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। और अंत क्या है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये बात, थोड़ा चल लेते हैं, थोड़ा यूज भी देख लेते हैं, देखना चाहे तो थोड़ा सा। क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, जल को साफ करने में करते हैं। और जो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, जल को साफ करने में करते हैं। पीवीसी बोले तो पीवीसी के जो पाइप आते हैं टंकियों में लगते हैं, वो काम आता है। कास्टिक सोडा साबुन बनाते ही हम, सीधे हाथ में दें जल जाओगे, है ना। और ये गैस हाइड्रोजन गैस भाई साहब फ्यूल के काम आती है ना। रॉकेट वगैरह हम उड़ाते हैं कई बार, तो वो भी तो समझो। एंड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। बेकिंग सोडा का डायरेक्ट सूत्र पूछ सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, खाना पकाते हैं तब क्या क्या कांड होते हैं वो सुनो मेरी बात। बेकिंग सोडा डाल दिया आपने कोई भी खाने में, रोटी में, खाने में, केक में, कहीं भी, थोड़ी उसको हीट दी। हीट दोगे, देखो होगा क्या वहाँ पे, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, बेकिंग सोडा था, इससे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा एक तो, ठीक है, वो खाने में ही है। फिर जल बनेगा, और CO2 भी बनेगी इसके साथ साथ। अब इस क्योंकि CO2 गैस है, गैस आपके ऊपर की तरफ उठेगी, गैस उठेगी तो रोटी फूलेगी। केक हो चाहे रोटी हो, कहते हैं ना भाई, केक होता है वो फूल तक फूल क्यों जाता है, रोटी क्यों फूल जाती है। तो जो खाना बनाते हैं रोटी इसलिए फूलती है, क्योंकि इसमें CO2 जो है, CO2 निकलती है उसमें, CO2 गैस ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फैलेगी, तो रोटी भी क्या होगी, फूल जाएगी। बस इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं इसमें। अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। कितने तापमान पर, 373 केल्विन पर, ठीक है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए, ठीक है। रिएक्शन आपको दे रखी है, ये कैल्शियम सल्फेट बन गया, 2H2 बोले थे जिप्सम, ठीक। हाँ, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी खत्म हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जो किसी का हाथ पैर टूट जाते हैं तो उसको सफेद सफेद जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उसको आप पानी में रख दोगे, गीले बर्तन में, वो तो पिघल के मतलब एक तरीके से जमी जाएगा ना वो तो वही है। तो चैप्टर की मेन मेन चीज़ें थी वो हमने खत्म कर ली है। और कोई भी बात रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर, लाइक, कमेंट, फीडबैक जो भी करना करो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।